और चलिए बिग बुलेटिन की शुरुआत झज्जर से करते हैं, जहां पर खूडन गांव में आजकल पीपली लाइव जैसा माहौल बना हुआ है। यहां कर्ज के बोझ तले दबकर और हालातों से हारकर एक किसान ने 16 नवंबर को आत्महत्या कर ली। परिवार इसे अपनी नियति मानकर चुपचाप सहन कर गया, लेकिन इस मौत को राजनीति का गर्म तवा बना दिया गया। कैसे? पेश है रिपोर्ट। यह है झज्जर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बादली विधानसभा क्षेत्र का गांव खूडन। इस गांव के एक घर को आजकल नेताओं की रोटी सेंकने का अड्डा बना लिया है। दरअसल इस गांव के किसान ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी 8 एकड़ फसल पानी में डूब गई। इस किसान की पहले धान की फसल बर्बाद हुई और पानी निकासी न होने से गेहूं की बिजाई भी नहीं हो सकती थी। बैंक का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था, तो परेशान किसान ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। साल जी पानी घना भर गया फसल में, और अगली फसल भी बोने की संभावना नहीं। कुछ नहीं, वो ऐसे थोड़ी बहुत बात तो होती थी, भाई फसल डूबेगी, क्या करेंगे आगे, ये है वो है। मैं भी साथ लग गया पापा की हेल्प के लिए, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। किसान की मौत पर सियासी मातम मनाने आप नेता नवीन जय हिंद उसके घर पहुंचे और परिजनों को भाषण का घूंट पिलाकर लौट आए। हम उस किसान की बेटी को धर्म बाण मान के उसकी शादी भी करवाएंगे। जो बेटा है और बेटी है उनके रोजगार की भी बात करेंगे, उनकी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसको हम उठाएंगे। कोई नहीं आया जी, नेता मदद नहीं की किसी ने भी? नहीं, किसी ने कोई आर्थिक मदद किसी ने नहीं की। वैसे आते हैं सांत्वना, वैसे आते हैं, अपने बैठ के चले जाते हैं। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कैसे पीड़ित परिवार का दर्द साझा किया। ये भी एक मतलब इसमें तो ये दुख की बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है, अपने हाथ नहीं इससे चटक सकते। तो अभी लोकसभा विंटर सेशन है, ये नोटिस है, ये जो जानलेवा नोटिस है, ये इस नोटिस की पुकार लोकसभा में सुनाई देगी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने इन नेताओं को राजनीति न करने की नसीहत दी है। ये केवल खबरों में बने रहने के लिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, नौजवान के लिए, वो काम दिखने लगा है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग टिप्पणियां करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वहीं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को सलाह दी है कि खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी ने, मैं ये कहूँगा आपको कि कबीर का एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, ऊठ कबीरा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। अपने गमों को, अपनी तकलीफ़ों को कभी मन में किसी को भी नहीं रखना चाहिए। किसी को बताएगा, घर वालों को बताएगा, अड़ोसी पड़ोसी को बताएगा, सिस्टम को बताएगा, तो सिस्टम बहुत संवेदनशील है और हर किसी को जिसको भी तकलीफ है, सरकार तो बहुत संवेदनशील है, सबके साथ खड़ी है। बहरहाल विपक्ष का अपना राग है और सरकार का अपना, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। झज्जर से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि जिनके खुद के मकान शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले रेप की वारदातों पर दिए एक बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल पर हमला बोला था। और इसको इस होशेपन से ये आदमी कहता है जिसके अपने बारे में भी अगर इसको चरित्र प्रमाण पत्र लेना चाहिए तो जनता का कोई आदमी इसको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं ले सकता। इनको तो सीढ़ियां ढूंढती नहीं है। जिसके मकान शीशे के हो उसको दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। और कांग्रेस ने भले ही आगामी निगम चुनाव सिंबल पर ना लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को अब भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। उधर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि निगम चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसलिए सभी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि कांग्रेस सिंबल पर निगम चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, ये किसी की चली क्या नहीं चली, मैं समझता हूं कि ये बात जरूर है कि अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। पार्टी के अंदर विचार विमर्श जारी है। पार्टी का यूनानिमस फैसला था
एक मत से फैसला सभी ने मिलकर फैसला लिया था। उसके बाद क्या बात है उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। पार्टी का यूनानिमस फैसला था, एक मत से फैसला सभी ने मिलकर फैसला लिया था। उसके बाद क्या बात है उसकी मेरे को जानकारी नहीं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। सीएम ने यहां पर ब्रह्म सरोवर पर बने वीआईपी घाट पर चलते पानी की परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब 19 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परियोजना के जरिए ब्रह्म सरोवर के पानी का इस्तेमाल खेती के लिए होगा। परियोजना के उद्घाटन के दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा और लाडवा विधायक पवन सैनी मौजूद थे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जयंती समारोह के लिए गठित समिति की बैठक ली। दरअसल हरियाणा सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती वर्ष को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। सीएम ने इस कमेटी की पहली बैठक कुरुक्षेत्र में ली। इस दौरान समिति के सदस्यों ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए कई सुझाव दिए। सीएम ने कहा कि इन सुझावों पर चर्चा की जाएगी। और हरियाणा से पानी मांगने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए हरियाणा से ज्यादा पानी मांगा था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये नीतिगत मामला है और इसमें हम दखल नहीं दे सकते। और प्रदेश का बिजली विभाग अब अपने नए कारनामे के साथ एक बार फिर चर्चा में है। फरीदाबाद में परचून की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार को 80 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया और जब विभाग के अधिकारियों से सवाल किया गया तो ठीकरा मशीन पर फोड़ा गया। प्रदेश का बिजली महकमा एक बार फिर अपने नए कारनामों के साथ चर्चा में है। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 28 का है, जहां विभागीय लापरवाही से एक परचून दुकानदार को 80 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। बिजली विभाग की इस लापरवाही पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बिल को ध्यान से देखने पर आपके मन की सारी शंका दूर हो जाएगी। बिल में साफ साफ और मोटे मोटे अंकों में लापरवाही दर्ज है। ऐसे में पीड़ित दिनेश को सर्दियों में पसीने आने भी लाजमी थे। हालांकि जब विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अब पुराने बिल को रद्द करके नया बिल जरूर भेजा गया है। जो एक इंस्टेंट केस जो आपने जिक्र किया है सेक्टर 28 का, उसमें तकरीबन 4-5 महीने पहले उनका मीटर चेंज हुआ था। मीटर चेंज का रिकॉर्ड उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बता दें कि अपनी गलती का एहसास होने पर अब बिजली महकमा सारा ठीकरा बिल जनरेट करने वाली मशीन पर फोड़ रहा है। सॉफ्टवेयर से जो बिल हमारे जनरेट होते हैं उसमें कुछ एक टेक्निकल खामियों की वजह से ये बिल अपना गलत बन के आते थे। पिछले 1.5 महीने से इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके इसको इम्प्रूवाइज किया गया है। कुछ एक टेक्निकल इश्यूज हैं अभी इस तरह के, उसमें वो भी स्क्रूटनी हेड ऑफिस में हमारा जो कमर्शियल विंग है वो कर रहा है और बहुत जल्द इनको भी ठीक कर दिया जाएगा। विभाग की तरफ से इस तरह की लापरवाही कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी बिजली विभाग उपभोक्ताओं को लाखों के बिल थमाकर सुर्खियां बटोर चुका है, जिससे आम लोगों के लिए बड़े परेशानी के तौर पर देखा जाता रहा है। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं बिजली चोरी रोकने और लोगों को बिल भरने के लिए जागरूक करने की सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अगर सरकारी विभाग ही सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने में जुटे हों तो हर कोशिश का फेल होना लाजमी है। खबर पंचकुला से है। यहां पर पुलिस लाइन में बिजली विभाग ने सभी बिजली कनेक्शन काट दिए। गुरुवार को विभाग की तरफ से बिजली कनेक्शन काटे गए तो पुलिस लाइन अंधेरे में डूब गई। दरअसल पुलिस लाइन ने लगभग 90 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाया और 90 लाख के बकाया राशि के चलते विभाग ने आखिरकार पुलिस लाइन की बिजली को काट दिया और ये 90 लाख रुपए का बिल बीते कुछ महीनों का नहीं बल्कि साल 2016 से लगातार चला रहा है। और ऐसे में अगर पुलिस विभाग ही सरकार को चूना लगाने की ठान ले तो फिर समाज को जागरूक करने की बात बेईमानी लगती है। खबर फतेहाबाद से, जहां 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 3 युवकों पर लगा है। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ 10 अक्टूबर को गैंगरेप हुआ। 27 नवंबर को आरोपियों ने दोबारा गैंगरेप की कोशिश की तो पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
हालांकि तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एक नाबालिग की जो नाबालिग लड़की थी, उसकी मदर ने जो कंप्लेंट की थी, वैसे इस तरह मेरी लड़की 15/10/2018 को घर पे थी और गांव के 2-3 लड़के आए और उन्होंने उसको उठा के लेकर उसके साथ गैंग रेप किया। इस संबंध में कल सिटी जो रहती है थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट और किडनैपिंग की धाराएं वगैरह लगाई, गैंग रेप की, और इसमें जांच गहनता से की जाएगी। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं पलवल में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसकी दोस्त का पति है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 बार उसका अपहरण किया और गैंगरेप किया। इसके अलावा पीड़िता ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पीड़िता ने हमारे पास कंप्लेंट दी है कि भाई मेरे साथ एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने वो मुझे अपहरण करके लेके गया था और उसके दोस्त वगैरह ने मेरे को सुनसान जगह पे लेकर रेप किया है। अभी पीड़िता का हमने पर्चा दर्ज कर दिया, मेडिकल करा दिया है, बयान कराए जाएंगे। जैसे सामने तफ्तीश आएगी वैसे ही हम कार्रवाई में जाएंगे। उधर सोनीपत में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर शर्मसार हुआ, जहां महिला लेक्चरर के साथ 2 क्लर्कों ने छेड़छाड़ की है। दरअसल मामला सोनीपत के नामचीन हिंदू कॉलेज का है। मामला 10 दिन पुराना है। महिला लेक्चरर ने इस मामले की शिकायत 10 दिन पहले पुलिस को दी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन के दबाव में पुलिस ने इस तरह के मामले में कोई कार्रवाई करना शायद ठीक नहीं समझा। इसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। हालांकि 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं लैब में अकेली बैठी थी, उसमें उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इमीडिएटली कॉलेज में प्रिंसिपल और चेयरपर्सन को मैसेज कर दिया था, कॉल भी की थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, बट उनकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ। बट एज आई वाज फीलिंग कि ये बहुत ही क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए वेट ज़्यादा नहीं की जा सकती, तो मैंने इसलिए फिर घर जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी। हिंदू कॉलेज का मामला है। हमारे को एक कंप्लेंट दी है 2 क्लर्कों के खिलाफ, जिस पे हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर है लड़की, उसने हमारे को शिकायत दी है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक कमरे में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ही युवक की मौत गोली लगने से बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में मौत की वजह आपसी कलह बताया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को इलाके में 2 युवकों की हत्या की जानकारी मिली। एक ही कमरे में खून से सनी ये 2 लाशें और फर्श पर गिरे ये खून के धब्बे। तस्वीरें इतनी डरावनी है कि इसे हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर आपका मन विचलित हो जाए। बता दें कि मृतक दोनों युवक की पहचान सुभाष और विकास के तौर पर हुई है और इन दोनों को ही आपराधिक छवि का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस अब इस हत्या की गुत्थी को आपसी कलह से जोड़कर देख रही है। तीसरा आदमी को इस समय मौके पर था नहीं रात को जब ये वारदात हुई है, तो ये दोनों ने दूसरे को गोली मारी है या एक ने दूसरे को गोली मार के सुसाइड किया है, या हो सकता है अगर कोई और तीसरा आदमी भी। अभी तक की लेकिन जांच में यह आया कि दोनों ही यहाँ पर थे और इन दोनों का रिकॉर्ड भी जो हमने चेक करवाया है, इनके लोकल दोनों के दोनों जो हैं महेंद्रगढ़ नारनौल के रहने वाले थे, तो वहाँ से इनका जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें भी पता लगा कि दोनों जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि महेंद्रगढ़ और नारनौल के रहने वाले ये 3 दोस्त एक मकान में किराए पर रहते थे, जिसमें एक युवक विक्रांत मानेसर के एक निजी कंपनी में काम करता है, जबकि सुभाष और विकास कुछ दिन पहले ही काम की तलाश में मानेसर आए थे। पुलिस के मुताबिक रात में जब विक्रांत नौकरी पर चला गया, उसके बाद सुभाष और विकास की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई हो। हमें यहाँ पर जो है 2 लोकल कंट्री मेड वेपन असले बरामद हुए हैं और दोनों के शरीर में एक गोली लगी हुई दिखाई दे रही है प्राइमा फेसी, और उसके साथ साथ इनका जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है सारा सीज़ कर लिया गया है। मौके से जो है शराब का सेवन भी रात को करना पाया गया है, उसके साथ साथ जो है नशा इन्होंने करा है प्रॉपर। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। वहीं इस पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ
जब इन दोनों युवकों का तीसरा साथी विक्रांत सुबह करीब 8 बजे ड्यूटी से घर वापस लौटा। विक्रांत ने सबसे पहले घटना की जानकारी मकान मालिक को दी और फिर इस पूरी वारदात के बारे में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को घटना स्थल से शराब की बोतलें, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। हुंडा कंपनी में लगा हुआ मैं, तो मेरी 11:30 बजे तक शिफ्ट है। उसके बाद 6:30 बजे तक मेरा ओवर टाइम लगता है। तो मैं जब 2:30 बजे गया था और सुबह 6:45 बजे आके रूम पे देखा, अंदर से दरवाज़ा बंद था। और फिर मैंने साइड वाले कमरे वाले को बुलाया और ये रूम मालिक को बुलवाया। जब जाके साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई ये वारदात बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस इसकी हर पहलू से पड़ताल कर रही है। दोनों युवक की आपराधिक छवि और घटना स्थल से मिले सामान के बाद अब गुरुग्राम पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है कि इन दोनों का गुरुग्राम आने का असली मकसद क्या था। क्या ये दोनों गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने वाले तो नहीं थे? गुरुग्राम से नीरज अंबावता, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब खबर रेवाड़ी से, जहां कोर्ट के बाहर एक युवक ने फायरिंग की कोशिश की लेकिन गोली नहीं चल पाई। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाश रेवाड़ी कोर्ट के बाहर पहुंचे और एक युवक पर पिस्तौल तान दी, लेकिन किसी वजह से गोली नहीं चल पाई। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने हमलावर को काबू किया और इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोली तेरे ऊपर ही चली थी? चली नहीं तो जी गोली। कि कौन चलाने वाला था? जी एक तो गोर जी का लड़का था। अच्छा अच्छा। एक और था ये जिसके साथ। 2 जने थे? किस चीज बात है ये? मोटरसाइकिल। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर किसी तरह के प्रेशर या डिप्रेशन में है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हां, फरीदाबाद से आई ये खबर हर बच्चे के अभिभावक को सन्न कर सकती है, जहां 9वीं क्लास के 14 साल के छात्र ने सिर्फ इसीलिए फंदा लगाकर खुदकुशी की क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो पढ़ाई में कमजोर था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने पॉलिटेक्निक के लुटेरे छात्र को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 23 नवंबर की रात को 5 नकाबपोश बदमाशों ने 2 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के दौरान इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हथौड़े से भी हमला किया था। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को माजरा गांव के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पॉलिटेक्निक का छात्र है और पूछताछ में उसने बताया कि उसके अन्य साथी भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। आरोपी के पास से 315 बोर की पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई है। सोलंकी फिलिंग स्टेशन दुलेना और रात करीब 2 बजे अखिल फिलिंग स्टेशन दुलेड़ा के पास लूट की वारदात हुई थी, जो सोलंकी फिलिंग स्टेशन से करीब 4.5 लाख रुपए और अखिल फिलिंग स्टेशन से 40,000 रुपए की लूट करके ले गए थे। उनमें से एक आरोपी डिम्पल सन्नो करण सिंह वासी जज्जर, जो जज्जर पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाला है, वो कल हमारी एसटीएफ की टीम ने माजरा के पास से काबू किया था, जिसके पास से वारदात में प्रयोग की गई ब्रेजा गाड़ी, 1 पिस्तौल व 2 राउंड बरामद। पंचकुला के खटौली हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार लवली को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 2 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस आरोपी को कोर्ट में लेकर पहुंची थी, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि 16 नवंबर की रात को खटौली के एक घर में 4 लोगों की लाशें मिली थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और उसके 3 पोते पोती शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या बुजुर्ग महिला की बेटी लवली ने की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर गोहाना पुलिस ने लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों के करीब 24 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी का नाम दिनेश है, जो हिसार का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ठगी के मामले में जम्मू कश्मीर जेल में 3 महीने की सजा काट चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने हरियाणा में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। एटीएम चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तो उसमें एक पवन है मैं मुर्गा, उसमें आगे ये चोर को पकड़ा, इसका नाम दिनेश धर्मपाल सांसी और उसी से आएगा है। तो ये इसके पास 24 एटीएम और मिले हैं। तो पूछताछ की जा रही कहाँ से एटीएम लिए, तो ये बता रहा है भाई अभी प्रयास किए जा रहे पूछने के लिए। और ये 3 महीने पहले जम्मू जेल से आया है। 3 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज वहाँ पर बता रहे हैं, जेल से छूट के आया है।
वहीं भिवानी के जिला जेल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक कैदी की तलाशी ली और इस दौरान 25 ग्राम अफीम बरामद की गई। दरअसल मनोज नाम के कैदी के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। शक के आधार पर पुलिस ने प्लास्टर कटवाया तो 25 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी मनोज भिवानी के कालुवास गांव का है। इसे 7 साल की सजा मिली हुई है। जेल में अफीम मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है और प्रशासन अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। कैदी को भिवानी अदालत के द्वारा 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। जब कैदी को भिवानी जेल में बंद किया जा रहा था, इसी दौरान ही जेल के वार्डर के द्वारा तलाशी ली गई। कैदी के द्वारा अपने पैर पे प्लास्टर बांधा हुआ था और दोनों हाथों पे पट्टी भी बांधी हुई थी। गहन तलाशी के दौरान प्लास्टर में से 25 ग्राम अफीम बरामद हुई है और कुछ सिल्वर पेपर भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल भिवानी की कंप्लेंट पे सेक्शन 18 NDPS एक्ट के तहत सदर भिवानी में मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही कैदी का प्रोटेक्शन वारंट भी इस मुकदमे में शामिल जांच करने के लिए लगाया गया है और इसके बाद में ही सारे मामलों की पूरी जो वस्तु स्थिति है वो जान पाएंगे। वहीं से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। गौ टास्क फोर्स ने बुधवार के दिन 2 गाड़ियों से 650 किलो गौ मांस बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जबकि दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। उधर सिरसा के नई अनाज मंडी में धान की बोरियों की चोरी का सिलसिला जारी है। लगातार इस तरह के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोर कैसे धान की बोरियों की चोरी कर रहा है। बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए आढ़ती एसोसिएशन ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का सुराग तलाश रही है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों और प्रशासन से मिलेंगे क्योंकि जो अनाज मंडी के नए गेट हैं उनकी ऊंचाई काफी कम है जिसकी वजह से चोरियां ज्यादा होती हैं। दूसरी मांग व्यापारियों की ये है कि अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की ओर से परमानेंट चौकीदार नियुक्त किए जाए ताकि चोरियां ना हो। संदिग्ध व्यक्ति जो कि पहले चोरियां वगैरह करते रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश करेंगे, शामिल जांच करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर के बरामदगी शीघ्र करवाई जाएगी। उधर करनाल से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जन्म देने वाले ही 8 दिन की नवजात को ठिठुरती सर्दियों में गन्ने के खेत में छोड़कर फरार हो गई। हालांकि आज वो बच्ची खुश है, सुरक्षित है। कैसे, आपको दिखाते हैं। ये है पीहू, जिसे जन्म के कुछ वक्त बाद ही अपनों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सर्द अंधेरी रात में गन्ने के खेत से मिली पीहू आज खुश है क्योंकि अब उसे प्यार करने वाले बहुत हैं जो पीहू के आने से बेहद खुश हैं। हमारे बीच में पीहू आई है हमारे बाल भवन में, हम बहुत खुश हैं और हम सब लड़कियां उसका बहुत ध्यान रखते हैं। हमें बहुत खुशी मिली है कि एक छोटी सी नन्ही सी परी हमारे घर पे आई है और हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे बीच में रहती है। हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसका नाम हमने पीहू रखा है। सारे बच्चे को रोती है, हम सारे बच्चे इसको खिलाते हैं, हंसाते हैं, उस बच्चे सारे संभालते हैं। मामला 24 नवंबर की रात का है। सर्द मौसम में बच्चे की रोने की आवाज सुनने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। ये बच्ची घरोंडा के पास से मिली थी और उसके बाद CWC के माध्यम से ये कल्पना चावला में इसका मेडिकल हुआ और उसके बाद सारे प्रोसीजर के बाद उन्होंने ये सेवा हमें दी। और चलिए इसी के साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।